प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे किए 11 साल। पीएम ने सामूहिक सफलता पर जताया गर्व। कहा, तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है भारत, जरूर पूरा होगा विकसित भारत का संकल्प। मोदी सरकार 3.0 की वर्षगांठ पर जेपी नड्डा ने गिनवाई उपलब्धियां, विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, देश में 11 साल पहले अपनी कुर्सी को सुरक्षित रखना बन गया था राजनीतिक संस्कृति का तरीका। हिसार चंडीगढ़ हवाई सेवा की हुई शुरुआत। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार से उड़ान की शुरुआत की। और संकल्प से सिद्धि तक कार्यशाला में मनोहर लाल ने केंद्र सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की कही बात। कार्यकर्ताओं से किया आह्वान। कहा, सरकार की उपलब्धियों को घर घर पहुंचाएं। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। केंद्र में मोदी सरकार ने आज 11 साल पूरे कर लिए हैं। पिछले साल 2024 में आज ही के दिन बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार शपथ ली थी। इस तरह आज उनके पीएम के रूप में 11 साल पूरे हो रहे हैं। उनके नेतृत्व में एनडीए की सरकार लगातार सफलता के नए आयाम गढ़ रही है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी सरकार की उपलब्धियों को कुछ इस तरह से सामने रखा है। इसमें अभी तक की उनकी योजनाओं का लेखा जोखा है, जिसकी वजह से अंत्योदय तक सरकार की ओर से दिए जा रहे लाभ का उल्लेख है। गरीब कल्याण, युवाओं के लिए अवसर, किसान, महिलाओं को उनके अधिकार, मध्य वर्ग के लिए आसान बनाने वाली योजनाएं, उद्यमियों के लिए बनाई गई नीति, सड़क और रेल क्षेत्र में बढ़ती कनेक्टिविटी जैसे तमाम क्षेत्रों में सरकार की चलाई जा रही योजनाओं के बारे में पीएम ने जानकारी दी है। और पीएम ने आज इस विशेष अवसर पर सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, 140 करोड़ भारतीयों के आशीर्वाद और सामूहिक भागीदारी से संचालित भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से परिवर्तन देखे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से प्रेरित होकर एनडीए सरकार ने पथ प्रदर्शक परिवर्तन किए हैं। आर्थिक विकास को लेकर सामाजिक उत्थान तक लोगों पर केंद्रित समावेशी और सर्वांगीण प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया गया। आज भारत न केवल सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था है, बल्कि जलवायु कार्रवाई, डिजिटल नवाचार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक प्रमुख अर्थव्यवस्था है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर नमो ऐप का लिंक साझा करते हुए लिखा कि पिछले 11 वर्षों में कई सकारात्मक बदलाव आए हैं और जीवन सुगमता से आगे बढ़ा है। नमो ऐप आपको इस परिवर्तनकारी यात्रा की जानकारी, एक अभिनव तरीका, इंटरएक्टिव गेम, क्विज, सर्वेक्षण और ऐसे ही अन्य प्रारूपों से देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 11 साल पूरे किए, जिसमें भारत ने आर्थिक, सामाजिक और वैश्विक मंच पर प्रगति की। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, डीबीटी, स्वच्छ भारत अभियान और आयुष्मान भारत ने योगदान दिया। इस बारे में मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर पंचकुला वासियों ने मोदी सरकार की तारीफ की। पंचकुला के दिलभाग भारद्वाज ने 11 वर्षों में रेल, हवाई व सड़क मार्गों में हुई वृद्धि के बारे में बात करते हुए कहा कि रेलवे में वंदे भारत जैसी ट्रेनों के आने से रेलवे में बहुत तकनीकी ट्रेनों का आगमन हुआ है। रेलवे स्टेशनों को सुंदर व स्वच्छ बनाया गया है। इसी प्रकार हवाई अड्डों को बढ़ावा दिया गया है। जो हमारे हैं, चाहे वो हवाई मार्ग है, रेल मार्ग है, सड़क मार्ग है, इसमें काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। जैसे 152D हमें जो है मतलब चंडीगढ़ से और वहाँ तक जो है कोटपुतली राजस्थान तक जोड़ता है। इसी तरह से दिल्ली से जम्मू कटरा के लिए जो है जो रोड निकाली है वो हरियाणा और पंजाब को कवर करती हुई जाती है। इससे हरियाणा प्रदेश को काफ़ी लाभ हुआ है। बाकी हरियाणा में और भी काफ़ी रोडें निकाली गई हैं। हिसार में एयरपोर्ट बना है, जहाँ से हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज ही के दिन यानी 9 जून को जो है आज पहली फ्लाइट जो है ना हिसार से और चंडीगढ़ के लिए रवाना हो रही है। ये बड़ी खुशी की बात है। फौजी गुरनाम सिंह ने कहा कि 11 वर्षों में मोदी सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन लागू की। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ 3 बार स्ट्राइक की, वो भी अति सराहनीय है। कि इन 1 रैंक 1 पेंशन 11 साल में जो दी है इस सरकार ने, ये फौजियों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। उसके बाद 11 साल में जो 3 बार हमारे साथ ये पाकिस्तान के साथ हुआ है, इसमें सुरक्षा के हिसाब से हमने पूरा करीब मुंह तोड़ जवाब दिया है और हम इससे मोदी सरकार से बारे में बहुत खुश हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए सेना, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित कार्य हुआ है, वे स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला कार्य हुआ है। उन्होंने कहा कि ये सरकार एक असरदार सरकार है। मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने भारत की राजनीति की संस्कृति को बदलकर न्यू नॉर्मल, न्यू ऑर्डर को स्थापित किया है और यह सरकार एक असरदार सरकार है, इफेक्टिव गवर्नमेंट। यह सरकार दमदार सरकार है और यह सरकार मजबूत फैसले लेने वाली सरकार है, आर्थिक अनुशासन लाने वाली सरकार है। पिछले 11 वर्षों में जो आर्थिक अनुशासन लाया गया, उसके लिए जो बोल्ड डिसीजंस लिए गए और उस समय जनता को साथ लेकर के किए गए। साथ ही भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि 2014 की पहले की सरकार भ्रष्टाचार में अखंड डूबी सरकार थी। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से नकारात्मक से सकारात्मक राजनीति की तरफ आए हैं। आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमको ये याद रखना चाहिए कि दैट गवर्नमेंट बिफोर 2014 was full of corruption। भ्रष्टाचार से आकंठ डूबी हुई सरकार थी, घोटालों से में संलिप्त सरकार थी और तुष्टीकरण के साथ काम करने वाली सरकार थी। एक नेगेटिविज्म का वातावरण था, कुछ नहीं बदलने वाला। लेकिन 2014 के बाद हमने ऑप्टिमिज्म देखा है। द शिफ्ट, व्हेन आई टॉक अबाउट पॉलिटिकल कल्चर, आई टॉक अबाउट द शिफ्ट फ्रॉम नेगेटिविज्म टू पॉजिटिविज्म। आज हम मतलब मैं नहीं, भारत का आम नागरिक कहता है मोदी है तो मुमकिन है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की आत्मकथा प्रजला कथा न आत्मकथा के तेलुगु संस्करण का लोकार्पण रविवार को हैदराबाद के शिल्पकला वेदिका में संपन्न हुआ। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। समारोह में पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, न्यायमूर्ति एनवी रमना सहित कई प्रतिष्ठित हस्तियां उपस्थित रहीं। ये पुस्तक दत्तात्रेय के राजनीतिक और सामाजिक जीवन की प्रेरणादायक कहानी को दर्शाती है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये पुस्तक तेलुगु पाठकों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। इससे पहले हिंदी संस्करण का विमोचन 9 मई 2025 को नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया था। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार से चंडीगढ़ के बीच हवाई सेवा का शुभारंभ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया। इस अवसर पर नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल, कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा सहित भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि ये उड़ान सभी के लिए है और प्रदेश के सभी लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। ये हवाई सेवा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के नागरिकों के लिए बड़ी सौगात है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिसार हवाई अड्डे को तेजी से विकसित किया गया है और अब यहां से अयोध्या के बाद चंडीगढ़ के लिए भी सीधी उड़ान शुरू हो चुकी है। हिसार और हिसार के नजदीक लगते क्षेत्र और हिसार के लगते हुए नजदीक स्टेट्स राजस्थान, पंजाब, वहाँ के सब नागरिकों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट का शुभारंभ किया था कि आज हिसार हवाई अड्डे से, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा चंडीगढ़ तक ये सीधा जुड़ेगा और यहाँ से हवाई सेवाएं, लोगों को सुविधाएं। सीएम सैनी ने कहा कि जल्द ही हिसार से अन्य शहरों के लिए भी हवाई सेवाएं शुरू की जाएंगी। उन्होंने इस अवसर को मोदी सरकार के 11 वर्षों की उपलब्धियों का उत्सव बताया और कहा कि हरियाणा विकसित भारत के संकल्प में सक्रिय भागीदार बना है। आने वाले समय में चाहे हिसार महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से जयपुर हवाई अड्डा और चाहे महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से
अहमदाबाद हवाई अड्डा और महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार से जम्मू हवाई अड्डे को जोड़ने का, जम्मू को जोड़ने का काम इस हवाई अड्डे से होगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्ष गौरवशाली पूर्ण हुए और देश एक उत्सव के रूप में उसको मना रहा है। आज हम देखते हैं पिछले 11 वर्षों में भारत ने एक गति से आगे बढ़ा है। दुनिया में भारत की एक बड़ी पहचान बनी है। एक सशक्त भारत आगे बढ़ा है, मजबूत भारत खड़ा हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आज अपने सोशल मीडिया मंच एक्स पर 2 महान विभूतियों अमर शहीद बिरसा मुंडा और वीर सेनानायक बाबा बंदा सिंह बहादुर को उनके बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री सैनी ने बिरसा मुंडा को शक्ति, साहस और स्वाभिमान के प्रतीक बताते हुए लिखा कि उनका जीवन आज भी अन्याय के विरुद्ध खड़े होने और समाज के उत्थान के लिए प्रेरणा देता है। उन्होंने सभी नागरिकों से उनके आदर्शों को अपनाकर एक समावेशी, सशक्त और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण का संकल्प लेने का आह्वान किया। वहीं बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को मातृभूमि की रक्षा हेतु सर्वस्व अर्पित करने वाले महान सेनानायक बताते हुए मुख्यमंत्री ने उनके अद्वितीय बलिदान और शौर्य को नमन किया। उन्होंने कहा कि उनका जीवन अधर्म और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा देता है और हमें उनके आदर्शों को आत्मसात करना चाहिए। केंद्र सरकार के 11 वर्षों की उपलब्धियों को रेखांकित करने के लिए करनाल में संकल्प से सिद्धि तक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार 2047 तक कांग्रेस के मुकाबले 13 गुना तेजी से देश का विकास करेगी। पिछले 10 वर्षों में समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचा है, जिससे व्यापक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन आया है। मनोहर लाल ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे सरकार की उपलब्धियों को घर घर पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि ये कार्यशाला सिर्फ उपलब्धियों का बखान नहीं, बल्कि जन जागरण अभियान का हिस्सा है। लक्ष्य है भारत को विश्व गुरु बनाना। इन 11 वर्षों में हमने देश भर में और साथ ही डबल इंजन की सरकार हरियाणा में होने के नाते हरियाणा में भी जो भी काम किए हैं, कुछ निश्चित कार्यक्रम, निश्चित यानी बातों को ध्यान में रख करके वो सब किए हैं। देश के अंदर व्यक्ति और परिवार ये भी खुशहाल हो, मजबूत हो, उसको शिक्षा मिले, उसको रोजगार मिले, इस नाते से बहुत सी योजनाएं चलाई हैं। लोगों को देश के साथ जोड़ने का काम करते हैं। जैसे विकसित भारत की यात्रा भी उन्होंने कोने कोने में, देश के गांव-गांव में उन्होंने भेजी, ताकि लोगों को पता लगे कि अपने देश को हमको 2047 तक विकसित करना है। ऐसे ही हरियाणा में कितनी ही योजनाएं हमने चलाई हैं समाज के भले के लिए। हमने भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी शासन हमेशा दिया है और समाज के अंदर जागरण पैदा करने के लिए हमेशा सेमिनार किए हैं, महापुरुषों की जयंतियां मनाई हैं, सामाजिक स्तर ऊंचा उठे, हरियाणा के लोग एक होकर सोचें, हरियाणा की प्रगति के लिए सोचें और किसी प्रकार की सामाजिक या लोगों को कठिनाई ना आए। हर काम उसी योजना को लेकर होता है, तो ऐसे मुख्य रूप से वो सारे विषय लोगों के सामने रखे गए। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने अंबाला के बव्याल में 15 करोड़ रुपए की लागत से बने 10 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया। ये प्लांट 140 किलोमीटर लंबी सीवरेज लाइन से जुड़े 15,000 घरों को कवर करेगा और आधुनिक SBR तकनीक पर आधारित है। उन्होंने कहा कि ये ट्रीटमेंट प्लांट आने वाले 25 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। यहाँ ट्रीट हुआ पानी टांगरी नदी में छोड़ा जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि 341 करोड़ रुपए की लागत से 370 किलोमीटर सीवरेज लाइन बिछाने का कार्य तेजी से जारी है, जिससे शहर को गंदे पानी से मुक्ति मिलेगी। परिवहन क्षेत्र में सुधार पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि 25 साल बाद अंबाला छावनी में लोकल बस सेवा शुरू की गई है, जिससे आवागमन और सुविधाजनक हो सके। हमने ऐसे अंबाला छावनी में 4 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए, 370 किलोमीटर लगभग डल चुकी है। 40-50 किलोमीटर की और रहती है और कई जगह पर
ये जो सीवरेज लाइन डली है वहां पर ऊपर की मेंटेनेंस रहती है, इसके ऊपर लगभग 341 करोड़ रुपए की लागत है। मैंने 25 साल के बाद अम्बाला छावनी के लोगों के लिए लोकल बस चलवा के, पहले 5 ही एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक बसें थी, आज हमने 5 उसमें और डाल दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के सशक्तिकरण से लेकर उनकी सुरक्षा तक बीते 11 वर्षों में कई अहम कदम उठाए गए हैं। उनमें से एक है महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। इस अभियान के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जून 2016 में शुरू की गई केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान महिलाओं को उच्च गुणवत्ता वाली जांच सेवाएं उपलब्ध कराकर उन्हें सुरक्षित गर्भावस्था और प्रसव का अनुभव देने में सहायक बन रहा है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान महिलाओं की प्रसव पूर्व देखभाल करना, प्रसव पूर्व देखभाल सेवाओं तक सभी गर्भवती महिलाओं की पहुंच सुनिश्चित करना, गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान करना, मातृ मृत्यु दर को कम करना, स्वैच्छिक रूप से निजी चिकित्सकों को शामिल करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा में निजी चिकित्सकों की भागीदारी को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी स्वास्थ्य सेवा केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान बेहतर जांच और इलाज से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रसव पूर्व जांच का आयोजन किया जाता है। विशेषज्ञ डॉक्टरों, रेडियोलॉजिस्ट और चिकित्सकों द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। प्रत्येक गर्भवती महिला को IFA टैबलेट, कैल्शियम सप्लीमेंट, जरूरी जांच और दवाइयां दी जाती हैं। सभी ANC सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाती है। हर गर्भवती महिला की जांच के बाद जोखिम स्तर को चिन्हित किया जाता है। इस प्रणाली से डॉक्टरों को उचित देखभाल की योजना बनाने में आसानी होती है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की सफलता इसके आंकड़ों में परिलक्षित होती है। अभियान के तहत अब तक 6 करोड़ 19 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं की जांच की गई है। देश में मातृ मृत्यु अनुपात जो कि 2014-16 में प्रति लाख पर 130 था, वह 2021-23 में घटकर 80 हो गया है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के माध्यम से सरकार ने मातृ स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए एक ठोस, लक्षित और समन्वित ढांचा तैयार किया है। इस पहल से न सिर्फ सुरक्षित मातृत्व को बल मिला है, बल्कि महिलाओं के समग्र स्वास्थ्य सुधार की दिशा में एक सशक्त कदम भी साबित हो रहा है। अम्बाला छावनी के नागरिक अस्पताल में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की जांच की गई, विभिन्न टेस्ट किए गए और आवश्यक दवाएं दी गई। महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रचना बंसल ने बताया कि ये अभियान हर महीने की 9 तारीख को चलाया जाता है, जिसमें महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान होने वाली समस्याओं, उनके समाधान और पौष्टिक आहार के बारे में जानकारी दी जाती है। इसमें हम कैंप लगाते हैं, हम मरीजों को डाइट देते हैं, उनको उनके टेस्ट करवाते हैं, उनका ब्लड प्रेशर और जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं उनको डिटेक्ट करते हैं, ताकि जो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज है उनको हम प्रॉपर उनकी केयर की जा सके और हम इन्फेंट मोर्टालिटी और मैटरनल मोर्टालिटी को रिड्यूस कर सकें। हम टेस्ट भी करवाते हैं। ये महीने के 3 दिन होते हैं, 9, 10 और 23। अभी एक्सटेंडेड PMSM में भी आ गया है, तो हम ये 2 दिनों में मतलब ये 3 दिनों में हम टेस्ट भी पेशेंट के हम चाहते हैं कि हर पेशेंट को बाहर इधर उधर ऊपर नीचे ना परेशान होना पड़े, ताकि एक ही फ्लोर पे हमारे टेस्ट हो जाए, हमें दवाई मिल जाए, डाइट मिल जाए, हर चीज मिल जाए। अभियान के तहत महिलाओं को गुड़ और चना वितरित किया गया। साथ ही समय समय पर जांच कराने और परिवार नियोजन की जानकारी भी दी गई। अस्पताल में जांच के लिए आई महिलाओं ने इस पहल को सराहते हुए सरकार और प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। और डॉक्टर ने मुझे अच्छी तरह समझाया है ताकि प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत ना आए, और खाने के पीने के बारे में, डाइट के बारे में भी अच्छी तरह होगा। बहुत अच्छा लगा जी, हमें ये योजना प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई इस चीज के। तो यहाँ पर डॉक्टरों ने हर एक चीज की रिचार्ज फ्री करवाया है हमारा, और ना खाने पीने का अच्छा बताया है कि क्या खाना चाहिए प्रेगनेंसी में, क्या नहीं खाना चाहिए, हर एक चीज का बताया है। सारी रिपोर्टें वगैरह
स्कीम निकाली है हर एक इंसान के लिए, मतलब फ्री जो हो रहे हैं इलाज वगैरह उसके लिए। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हिसार निवासी ज्योति मल्होत्रा की 14 दिन की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो गई। ज्योति मल्होत्रा को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया। ज्योति के वकील कुमार मुकेश ने बताया कि पिछली सुनवाई के दौरान ज्योति को न्यायालय ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। आज सुनवाई के बाद एक बार फिर से अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। उन्होंने बताया कि अगली सुनवाई 23 जून निर्धारित की गई है। पिछली सुनवाई 26 मई को थी, तो उस दौरान माननीय न्यायालय जेएमआईसी सुनील कुमार की अदालत ने उनको 14 डेज की जुडिशियल कस्टडी में भेजा था, जो आज 9 जून को पूरी हो गई है। माननीय जेएमआईसी सुनील कुमार जी की कोर्ट में ज्योति मल्होत्रा की थ्रू वीसी दोबारा पेशी हुई है और अब उन्होंने अगली डेट 23 जून लगाई है। अब 23 जून को दोबारा ज्योति मल्होत्रा की कोर्ट में पेशी होगी। नहीं, ये रूटीन की पेशी है, क्योंकि 14 डेज जुडिशियल कस्टडी का एक रूल है। उसी हिसाब से पिछली बार भी 26 मई को भी 14 डेज के लिए भेजा गया था जुडिशियल कस्टडी में, और इस बार भी 14 डेज के लिए दोबारा भेजा। जमानत याचिका तैयार की जा रही है और संभव हुआ तो इसी हफ्ते दायर कर दी जाएगी। 23 जून को रहेगी। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर हरेंद्र पाल राणा ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की घोषणा के तहत पलवल के गांव भगौला में 180 एकड़ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मॉडर्न स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। प्रेस वार्ता में राणा ने बताया कि ये कॉम्प्लेक्स क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बॉक्सिंग, स्विमिंग जैसे खेलों की अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से लैस होगा और इसे पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाएगा। पलवल के विधानसभा के अंदर अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की घोषणा की है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहरौला गांव के 180 एकड़ जमीन जो केपी और केसीपी के बिल्कुल सटती हुई है, वहां पर यह कॉम्प्लेक्स जो प्रस्तावित है। और जो लोकेशन की बात है वो केएमपी केजीपी के पास तो है ही है। जीटी रोड भी बिल्कुल वहां से 200-300 मीटर पे रह जाती है। और जो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो कॉम्प्लेक्स अंतरराष्ट्रीय मानदंडों को तो पूरा करेगा ही करेगा, परंतु जो उसकी लोकेशन है स्ट्रेटेजिकली कितनी बेहतर होगी। केएमपी केजीपी के पास तो है ही, जीटी रोड बिल्कुल पास है, 15 किलोमीटर पर बॉम्बे एक्सप्रेसवे होगा और 30 मिनट पर यहाँ पर जेवर का एयरपोर्ट होगा और 1 घंटा लगेगा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट स्टेडियम से स्टेडियम तक आने का, 2 घंटे लगेंगे जयपुर से यहां आने के। कॉम्प्लेक्स की लोकेशन केएमपी, केजीपी, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और NH-19 से जुड़ी होगी। इसके साथ ही फरीदाबाद से होडल तक सड़क विस्तार की योजना भी बनाई गई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 11 वर्षों में देश ने अभूतपूर्व विकास किया है। धारा 370 हटाने से लेकर राम मंदिर निर्माण, 3 तलाक कानून और गरीबों के लिए मुफ्त राशन तक कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। फतेहाबाद जिले में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण योजना के अंतर्गत लंपी स्किन डिजीज के फैलाव को रोकने के लिए पशुपालन विभाग ने आज ब्लड, सीरम और नेजल डिस्चार्ज सैंपल लेकर NIHS AD भोपाल भेज दिए हैं। वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर सुनील बिश्नोई ने बताया कि रोग के लक्षण दिखते ही सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से पशुपालकों को सचेत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये बीमारी तेजी से फैलती है पर मृत्यु दर कम है। बुखार नियंत्रित कर उचित दवाइयों से इसे रोका जा सकता है। जो भी आशंकित संक्रमित पशु है, उन पशुओं का जो ब्लड सैंपल है, सीरम सैंपल है और उनका जो नेजल डिस्चार्ज सैंपल है, वो सैंपल हमने अभी तक जो संभावित संक्रमित पशु थे उनमें से 14 पशुओं के लेके और जो हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज निषाद जो भोपाल है, वहां हमने भेज दिए। पशुपालन विभाग को सूचित कर दिया है और पशुपालकों और जो जागरूक किसान है उनको जागरूक करने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी और जो गांवों के अंदर मुनेदियां भी हमने करवा दी गुरुद्वारे में, ताकि पशुपालक जब भी इस तरह के इस लंपी स्किन रोग के लक्षण देखें तो वो हमें सूचना दे दें और उसके आधार पे जो हमारी डिस्पेंसरी लेवल पे जो हमारा स्टाफ है और जो हमारा हॉस्पिटल लेवल पे स्टाफ है वो उसको मॉनिटर करके और जो भी इसके बचाव से संबंधित और इसके जो संभावित इलाज है जो लक्षणों के आधार पर किया जाता है।
पशुपालक राजेश कुमार और सुनील कुमार ने बताया कि लक्षण दिखते ही विभाग की टीम तुरंत पहुंची, सैंपल लिए और इलाज शुरू कर दिया। उन्होंने अन्य पशुपालकों से भी अपील की कि लक्षण दिखते ही तत्काल पशु चिकित्सक से संपर्क करें ताकि समय रहते संक्रमण पर काबू पाया जा सके। डॉक्टर साहब की टीम आई थी पशु विभाग की तरफ से, और उन्होंने हमारे गाँव में जो संक्रमण अभी जो फैल रहा है पशुओं में, उससे संबंधित उन्होंने जाँच की है और उन्हें बताया है कि ये जो संक्रमण है ये काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो इसी को करके हमने उनको बुलाया था और जांच की है, दवाइयाँ दी है। तो ये बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार। मेरे पास 4-5 गायें हैं और आज सुबह मैंने देखा तो उन पे छोटे छोटे गमोड़ियाँ सी हो रही थी। तो उसकी लिए फिर मैंने डॉक्टर साहब को कॉल किया कि ये क्या चीज़ है। तो उन्होंने आके यहाँ पे चेक किया तो उन्होंने बताया कि ये किसी संक्रमण के कारण है। जो सरकार ये काम कर रही है बहुत अच्छा काम है, क्योंकि इससे एक तो ये संक्रमण फैलने से बचेगा और आज जो हमारे ये गायों को दे के गए हैं तो दवाई दे के गए, बहुत ही अच्छा काम है। चरखी दादरी जिले के कलियाणा गांव में अरावली की पहाड़ियों में मिला हिलना पत्थर दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये लचीला बलुआ पत्थर रबड़ की तरह हिलता है जो इसे अनोखा बनाता है। इस पत्थर की खासियत ने गांव को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसका उपयोग भविष्य में भूकंप रोधी इमारतों के निर्माण में हो सकता है, जिस पर रिसर्च जारी है। ग्रामीण नरेंद्र राजपूत और विजेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। वहीं ग्रामीण भी इसकी सुरक्षा के लिए सतर्क हैं। हमारे गांव कलियाणा में हिलना पत्थर पाया जाता है और ये एक प्राकृतिक देन है। विश्व में ये दूसरे नंबर पे पत्थर पाया जाता है। सरकार व प्रशासन ने इसके ऊपर रोक भी लगा दी है। नीचे बोर्ड लगे हुए हैं, यहाँ पर कोई आ जा भी नहीं सकता। और इस पत्थर की खासियत है कि इस पत्थर को जितना घसेंगे उतना ये लचीला होता जाएगा और पत्थरों के मुकाबले ये पत्थर हल्का भी है। ये जो पहाड़ी है हिलने पत्थर की, फ्लेक्सिबल स्टोन की, इसको एक प्राकृतिक धरोहर का रूप देने की भी तैयारी की जा रही है ताकि यहाँ पर देश विदेश से पर्यटक आए और यहाँ पर जो ग्रामीण हैं उनको भी इनकम का सोर्स हो और एक गांव का नाम भी देश विदेश में चर्चा में आए। दूसरी बात हमारे लिए सबसे बड़ी फक्र की बात यह है कि हमारे गाँव का नाम गिनीज बुक में नाम दर्ज है और जनरल नॉलेज में भी ये क्वेश्चन आता है कि हिलना पत्थर कहाँ पाया जाता है। चरखी दादरी जिले के गांव कलियाणा में ये हिलना पत्थर पाया जाता है। हमारे गांव के अंदर ये पहाड़ है जी, इस पहाड़ के अंदर हिलना पत्थर है। जैसे आप इसको 1 फुट की लंबाई में 1 इंच की चौड़ाई में आप इसको चौरस बना के हिला के देखोगे तो रबड़ की तरह हिलने का काम करेगा। ये हमारे लिए फ़ख्र की चीज़ है। हमारे जन्म से पहले की, हमारे पूर्वजों के जन्म से पहले की चीज़ है। तो इसमें सरकार द्वारा के नाम से नीचे बोर्ड लगा हुआ है। अब इसकी देखरेख के लिए हर गांव का आदमी, हर पंचायत का तो इसको रोकने का काम कर रहा है, जो कि ऐसी चीज़ कहीं नहीं है विश्व में, यही एक कलियाणा गांव में है। तो इसको सरकार द्वारा अनुमति लेके ही देखने का काम किया जाए। और ये तो ऐसी चीज़ है, यहाँ से बाहर टूरिस्ट आने की संभावना है। पंचायत द्वारा अगर कोई भी बात ऐसी होगी तो कल यहाँ टूरिस्ट देखने के लिए आओगे इस चीज़। दिल्ली यूनिवर्सिटी के भूगर्भ वैज्ञानिक प्रोफेसर प्रभास पांडे की टीम ने हाल ही में यहां का दौरा कर इस अद्भुत पत्थर का वैज्ञानिक विश्लेषण किया है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय स्थित धरोहर हरियाणा संग्रहालय में पारंपरिक लोक कला फुलझड़ी को लेकर 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। 5 से 9 जून तक चली इस कार्यशाला में प्रदेश भर से आई महिलाओं ने भाग लिया और इस सांस्कृतिक धरोहर को सीखने व संरक्षित करने का संदेश दिया। धरोहर संग्रहालय के क्यूरेटर डॉक्टर कुलदीप आर्य ने बताया कि फुलझड़ी हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, जो न केवल लोक उत्सवों की सुंदर झलक देती है बल्कि समाज में सौहार्द और रचनात्मकता को भी बढ़ावा देती है। इस कार्यशाला का उद्देश्य पारंपरिक लोक शैली को युवा पीढ़ी से जोड़ना और उन्हें इन कलाओं की तकनीकी बारीकियों से परिचित कराना है। पुरानी प्राचीन संस्कृति हमारी, मैं फुलझड़ी को मानता हूँ कि फुलझड़ी एक प्रकार से वधू जब अपने ससुराल आती है तब उसको लेके आती है। फुलझड़ी खुशियों का प्रतीक है। जीवन में, परिवार में सुख शांति रहे, खुशियाँ रहे, इस भाव के साथ उस वधू पक्ष की ओर से वर पक्ष को दी जाती है। और उस वक्त जब आने के बाद ये जेठ हमारे यहाँ इसको बांधता है और जेठ को नेग दिया जाता है, हरियाणवी में कहूँ तो उसको एक प्रकार से सगन भी बोल सकते हैं
51 है, 101 है, 500 है, 1000 है, जैसी भी जिसकी आर्थिक स्थिति होती है तो उसको जोड़ते हैं और उसके पश्चात घी कसार का बांटा जाता है। घी कसार भी लेके आती है। प्रतिभागियों ने फुलझड़ी निर्माण की तकनीक जैसे लकड़ी चयन, कांट-छांट, सजावट व रंग संयोजन को सीखा और अपनी रचनात्मकता का समावेश करते हुए पारंपरिक व आधुनिक शैली में फुलझड़ी तैयार की। कार्यशाला में भाग ले रही महिलाओं ने कहा कि ये पहल सराहनीय है क्योंकि इससे हमारी सांस्कृतिक विरासत न केवल संरक्षित होती है बल्कि अगली पीढ़ी तक जीवंत रूप में पहुंचती है। और मैंने यहाँ फुलझड़ी और ये बंदरवाल बनाना सीखा है। आगे जाके हिंडी वगैरह ये अपना शौक भी कर सकती हूँ, औरों को भी सिखा सकती हूँ, लड़कियों को, क्योंकि ये पुरानी धरोहर है हमारी, आजकल ख़त्म होती जा रही है। और हमारी जो छोटी आने वाली जनरेशन है उसको इस बारे में बताएंगे, सिखाएंगे ताकि ये परंपरा आगे चलती रहे। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।